जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कारक एवं विभक्ति। जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 होगा, कारक एवं विभक्ति के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जाएगा और इसमें आपसे बोला रहेगा निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो पदों में निर्देश के साथ कारक का नाम लिखिए। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा 2 नंबर का होगा। इसमें कुल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किन्हीं 4 में से आपको 2 का आंसर देना होगा, जिसमें आपको क्या बताना होगा, कारक बताना होगा और विभक्ति बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कारक और विभक्ति को कैसे पहचानोगे उसको जान लो। उसके बाद जब भी आपके सामने अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कारक या विभक्ति से, तो आप चुटकियों मुझसे कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले कारक को समझ लेते हैं। देखिए कारक चिन्ह को हम कैसे पहचानेंगे। तो एक तरफ होता है विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर प्रथमा। संबोधन को हम क्या बोलते हैं, प्रथमा। कारक होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और चिन्ह होता है ने, को या से द्वारा। तो कैसे पहचानेंगे, ये तो हो गया दोस्तों कारक चिन्ह। तो देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पय, पर, संबोधन हे, भो, अरे। अगर ऐसे चिन्ह आपको किसी भी अनुवाद में दिखे तो कारक आपका समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कर्ता ने, अगर वाक्य में अनुवाद में ने दिख जाए तो वो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। वाक्य के बीच में को दिख जाए तो कर्म कारक, से या द्वारा दिख जाए तो करण कारक, के लिए दिख जाए तो संप्रदान, से अलग होना दिख जाए तो अपादान। अभी हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप यहां पे समझिए अच्छे से। अगर बीच में का, की, के, रा, री दिख जाए तो संबंध कारक हो जाएगा। में, पय, पर दिख जाए तो अधिकरण कारक हो जाएगा। हे, भो, अरे दिख जाए तो संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति आप देख लीजिए इसी क्रम में रहेगा। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया, 4 क्वेश्चन दिया है, 2 का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है या किताब पढ़ता है। तो इसका मतलब राम का क्या है, अब पुस्तक जो होगा दोस्तों आपका यहां पे अंडरलाइन करके दिया रहेगा, निर्देशित किया रहेगा। ठीक है, जैसे पुस्तकम, तो पुस्तकम के नीचे अंडरलाइन दे देगा। तो इसका मतलब राम पुस्तकम, पुस्तकम क्या है दोस्तों, राम क्या है, राम पुस्तक को पढ़ता है, अर्थात राम का कर्म है। तो ध्यान दीजिए कर्म किसमें है, कारक क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म राम पुस्तक को क्या करता है, पढ़ता है। अगर इसका हम अनुवाद करें तो अर्थ क्या निकलेगा, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है। तो उसका कर्म है, पुस्तक पढ़ना क्या है, उसका कर्म है। तो कारक कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। तो यहां पर लिखेंगे, जब पुस्तकम के नीचे आपका अंडरलाइन किया रहेगा तो पुस्तकम के आगे लिखेंगे आप क्या, कर्म कारक। उसके बाद विभक्ति बताना होगा। तो विभक्ति देखिए कर्म के सीधे पे क्या दिख रहा है, द्वितीया। तो विभक्ति क्या हो जाएगी, आपको विभक्ति भी बताना होगा, बोला है निर्देशित कीजिए। तो विभक्ति क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति आपका हो जाएगा। समझ में आया कुछ। चलिए एक और समझिए। दूसरा है कृष्णः गोकुले वसति, कृष्ण यानी कृष्ण, गोकुले। तो यहां पर आपको देखो अंडरलाइन कहां पे किया जाएगा। देखिए मान ली यहां पे अंडरलाइन, गोकुले में अंडरलाइन किया रहेगा। ठीक है, मैंने यहां पे अंडरलाइन नहीं किया है, फिलहाल यहां पे अंडरलाइन करके दिया रहेगा। तो सेम ऐसे दिया रहेगा। तो बोलेगा कृष्ण गोकुले वसति, कृष्ण गोकुल नगर में क्या करते हैं, बसते हैं। गोकुल नगर में, तो यहां पर गोकुले में, गोकुले में बसते हैं, वसत मतलब रहते हैं। तो में आ रहा है, कृष्ण गोकुल में बसते हैं। अगर इसका अनुवाद हम करेंगे, अर्थ निकालेंगे, कृष्ण गोकुले बसत, अर्थात कृष्ण गोकुल में बसते हैं। तो में आ रहा है, तो में का मतलब यहां पे देखिए में आ रहा है, गोकुल में बसते हैं। तो में क्या दिख रहा है, अधिकरण कारक। कौन सा विभक्ति हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब जब इसका हम करेंगे, क्या बताएंगे दोस्तों, इसका हम कारक बताएंगे। कारक आपसे पूछेगा तो कारक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, में आ रहा है, अर्थात कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो आप यहां पर कारक लिखेंगे,
अधिकरण। ठीक है, अब विभक्ति आपसे पूछ ले जाए तो अधिकरण के सामने कौन सी विभक्ति दिख रही है? सप्तमी। तो आप आगे आप लिख दीजिएगा सप्तमी विभक्ति। क्लियर हो गया, समझ गए। तीसरा समझिए, वृक्षात पत्राणि पतन्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो अलगाव के लिए देखिए से आएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहां पे मैंने क्या समझाया आपको? यहां पे दिया है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो से दो जगह पे आता है, से द्वारा और से। तो से देखिए से आएगा तो करण कारक भी होगा और से आएगा तो अपादान भी कारक होगा। लेकिन यहां पर हम अर्थ को समझेंगे, भाव को समझेंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते अर्थात पत्ता क्या हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। तो अलग होने के लिए कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। तो इसका कारक हो जाएगा अपादान। ठीक है, इसका कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। अगर आपसे विभक्ति पूछा जाए तो अपादान के सामने कौन सा विभक्ति दिख रहा है? पंचमी। तो यहां पे कर दीजिए पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके सामने ऐसे वाक्य दिखें और आपसे कारक विभक्ति पूछा रहे तो आपको क्या करना? इन्हीं कारक चिन्हों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ठीक है, जब ये कारक चिन्ह आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आप आसानी से कारक एवं विभक्ति बता लोगे। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की केरारी अधिकरण में पेपर संबोधन है भ्यो अरे। अगर यहाँ सब चीजें ऐसे दिखेंगी तो समझ लीजिए आपको कारक और विभक्ति बताने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। चलिए देखिए, वृक्ष यहां पर देखिए दोस्तों, वृक्षाय जलम देहि। अभी मैंने चौथे को सॉल्व नहीं कराया। तो वृक्षाय जलम देहि, तो वृक्षाय जलम देहि के लिए आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा कारक और विभक्ति है। तो हम क्या करते हैं? वृक्ष के बड़ा होने के लिए हम क्या करते हैं? जल देते हैं। तो वृक्ष से हम क्या करते हैं? वृक्ष को जल देते हैं। तो इसे आपको बताना है कि कौन सा यहां पर दोस्तों कारक और विभक्ति होगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 जो प्रत्यय के अंतर्गत पूछा जाएगा, बोला रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक में धातु एवं प्रत्यय लिखे। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत। उसमें आपसे धातु एवं प्रत्यय लिखने के लिए बोला रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 1+1 करके। ठीक है, एक तो आपको धातु बताने का नंबर मिलेगा, एक नंबर आपको प्रत्यय बताने के लिए मिलेगा। अब बात आती है धातु प्रत्यय हम कैसे पहचाने, कैसे बताएं सिंपल सी भाषा में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहां पे कौन सा प्रत्यय होगा। ध्यान दीजिए, आपको इतना ध्यान देना है, आपको सिर्फ यहां पर 4 प्रत्ययों पर फोकस करना, संस्कृत के 4 प्रत्ययों पर। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 4 आप तैयार कर लीजिए। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं प्रत्यय। ठीक है, कौन कौन से प्रत्ययों को आपको तैयार करना है ध्यान दीजिएगा। पहला होता है क्त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको तैयार करना है कत प्रत्यय। ठीक है, कित प्रत्यय। और तीसरा है कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, अगला है आपका तुमुन प्रत्यय। ठीक है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। अब बात आती है क्त्वा प्रत्यय कहाँ पे लगता है, कत प्रत्यय का पहचान क्या है, कत्वत प्रत्यय का पहचान क्या है, तुमुन प्रत्यय का पहचान क्या है। एकदम सिंपल सा भाषा में बताऊंगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताया रहेगा। ठीक है, देखिए आप आसानी से प्रत्यय को पहचान लोगे। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर देखिए कोई भी आपको शब्द दिखे उसके अंत में त्वा दिखे तो समझ लीजिए वहां पे कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में तह दिखे तो वहां पे कत प्रत्यय लगा है। अगर वाक्य के अंत में वान दिखे तो समझ लीजिए वहां पे क्वतुन प्रत्यय लगा है। अगर वाक्य के अंत में प्रत्यय दिखे अर्थात या तुम प्रत्यय दिखे तो समझ लीजिए वहां पे तुमुन शब्द दिखे, लास्ट में तुम दिखे शब्द दिखे तो यहां पे समझ लीजिए तुमुन प्रत्यय लगा है। अब समझिए, अगर वाक्य के अंत में शब्द के अंत में त्वा शब्द दिखे तो कत्वा प्रत्यय लगा है। तह शब्द दिखे तो यहाँ पे वक्ता प्रत्यय लगा है। वान दिखे किसी भी वाक्य के अंत शब्द के अंत में तो कितुन प्रत्यय लगा है।
कत्वतु प्रत्यय लगा है, कत्वतु। और तुमुन, ध्यान दीजिएगा, अगर तुमुन, अगर जैसे तुम दिख जाए लास्ट वाक शब्द के अंत में तो तुमुन प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए अब समझने का प्रयास करिए कैसे हम प्रत्ययों को पहचानेंगे। जैसे हम यहां पर ले लेते हैं एक जैसे शब्द लेते हैं हसित्वा, हसित्वा। अब हसित्वा, ये देखिए आपको अगर यहाँ पे धातु बताना होगा तो कैसे बताया जाएगा, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए हम ले लेते हैं हसित, ठीक है, फिर हसित्वा, हसित। अब यहाँ पे वान लगेगा तो जब मान लीजिए हसितवान, ठीक है। और फिर अगला हम ले लेते हैं हसितुम, हसितुम। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे दे देगा, ठीक है। यहां पर 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो 3 से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपसे बोलेगा किसी एक का आपको धातु एवं प्रत्यय बताना होगा। तो देखिए वाक्य के अंत, शब्द के अंत में क्या आ गया, त्वा। तो त्वा आ गया तो कौन सा प्रत्यय हो गया, कत्वा प्रत्यय। कौन सा, कत्वा प्रत्यय। लेकिन ये तो प्रत्यय बता लिया, आपने धातु बताना होगा तो ये हंसी, हंस जो है हंसना, तो यानी हस प्रत्यय, इसमें कौन सा देखिए धातु है, हंस धातु है, ठीक है। जैसे देखिए हंसितः, तह दिख जाए अंत में तो कौन सा प्रत्यय लगा है, कत प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, कत प्रत्यय लगा है। लेकिन क्या करेंगे, अब हंस धन कत कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हंस है ये आपका धातु है, ध्यान दीजिएगा। जो शुरू में हंस दिख रहा है ये आपका क्या है, धातु है। और ये जो तह को हम किस में चेंज कर देंगे, कत में, तो ये कत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अगर वाक्य यहाँ पे शब्द में वान दिखेगा तो वान में समझ लीजिए कौन सा प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो हंस धन कतवतु हो जाएगा। अर्थात इसमें धातु भी बता दिया आपने और कतवतु हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रत्यय हो जाएगा। जैसे हंसी तुम, तो वाक्य में क्या दिख रहा है, लास्ट शब्द में क्या दिख रहा है, तुम दिख रहा है, तो तुम अर्थात तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तुम का प्रत्यय कौन सा चेंज, संस्कृत में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, तुमुन। कहने का मतलब अगर लास्ट में वाक्य यहाँ पे कोई भी शब्द है उसके अंत में त्वा दिखे तो कत्वा प्रत्यय लगा है, तह दिखे तो कत प्रत्यय लगा है, वान दिखे तो कतवत प्रत्यय लगा है, तुम दिखे तो तुमुन प्रत्यय लगा है। समझ आए नहीं, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्हीं 4 प्रत्ययों में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे पहचानोगे, उसके पहले जो ध्यान दीजिए, ये धातु भी बताना होता है। जैसे अभी मान लीजिए ये 3 मेरे प्रश्न हैं, अब तीनों को मुझे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कृत्वा। अब आपको बताना है कृत्वा में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। तो कृत्वा, तो पहले आपको धातु बताना होगा। तो इसमें देखिए क्री, क्री क्या है, देखिए मैंने क्या होता है, अगर वाक्य में त्वा लास्ट में क्या है, शब्द में त्वा है, तो ये क्या होता है आपका, त्वा जो हो गया ये प्रत्यय हो गया। लेकिन क्री जो है ये आपका क्या हो गया, धातु। तो आपको लिख देना है धातु क्री है और प्रत्यय त्वा है। समझ में आ गया ना। अगर वाक्य में त्वा, प्रत्यय क्या है, कृत्वा है, सॉरी कत्वा है, ठीक है। क्योंकि जब त्वा दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका प्रत्यय कौन सा लगा है, कत्वा लगा है, ठीक है। चलिए अगला समझिए। जैसे दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आगत्य का। आगत्य में आपको बताना है, ध्यान दीजिए यहां पे मैं समझाता हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका आगत्य। अब आगत्य में आपको यह बताना है कि इसमें धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आगत्य को समझ लेते हैं। देखिए आ आपका हो जाएगा धातु, ठीक है। आ आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। सॉरी, यहां पे आ उपसर्ग है, यहां पे गम धातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गम धातु हो जाएगा और आ धन गम बनेगा, आगत्य होगा, ठीक है। तो यहां पर जो समझेंगे तो यहां पे दोस्तों ल्युप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ल्युप प्रत्यय। लेकिन ये प्रत्यय आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। जो सिंपल प्रत्यय है मैं वही आपको समझा दे रहा हूं, वही आप पढ़ के जाइएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास आप मत करिएगा, ठीक है। चलिए एक आपका है दृष्टत्वा। यहां पर देखिए इसको भी समझा देते हैं, दृष्टवा। तीसरा है दृष्टवा। तो दृष्टवा में आपको बताना है धातु और प्रत्यय। तो दृश्य मीन्स होता है देखना, तो यहाँ पे दृश्य धन हो जाएगा। अब क्या है, ट्वा, क्या दिख रहा है, ट्वा। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये दोस्तों त्वा का शब्द निकल रहा है, अर्थात कौन सा प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है। त्वा दिख जाए तो यहाँ पे समझ लीजिए वाह दिख गया, तो त्वा मैंने बताया ना कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको दिखे, अगर वाक्य के अंत में शब्द के अंत में त्वा दिखे तो कत्वा प्रत्यय,
तह दिखे तो कत प्रत्यय, वान दिखे तो कतुत प्रत्यय, तुम दिखे तो तुमुन प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय आप बता लेंगे और उसके पहले जो आपको जुड़ा दिखेगा उपसर्ग, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ चुके हैं और मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 तैयार करा दिया है, जो 2-2 नंबर का होगा, अर्थात 4 नंबर की मैंने तैयारी इस वीडियो में करा दिया है। एक छोटे से वीडियो में, कहने का मतलब 15 मिनट के वीडियो में मैंने आपको अच्छा खासा यहाँ पे तैयारी करा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? अगला वीडियो जो भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको कल तक समाप्त करा दिया जाएगा। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो सारे बच्चे टेंशन में पड़े हैं कि सर जो आप पढ़ाएं फंसेगा नहीं फंसेगा, दोस्तों 100% फंसेगा। देखिए, आप कॉन्फिडेंस अपना लेवल डाउन मत करिए, अपने आप को बनाइए हाँ यही फंसेगा यही आएगा कंफर्म। देखिए, आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही रहेगा तो 50% रिजल्ट तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। सिर्फ आपको उत्तर देके 40-50% बनाना है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है जो पढ़ाया गया वो पढ़ के एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।